नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, जिसे लेकर देश विदेश में चर्चाएं तेज है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा काफी सफल रहा, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने इसे जिस तरह से रिपोर्ट किया उससे साफ है कि ट्रंप ने मोदी को झटका दे दिया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के दबाव में यूक्रेन रूस से बातचीत को तैयार। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने रखी शर्त। नाटो के रक्षा मंत्री ने रूस पर किया बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी पर झुका हमास। रिहाई के लिए बंधकों की लिस्ट की जारी। और चलते चलते में देखेंगे एस्टेरॉइड 2024 YR4 के पृथ्वी से टकराने की बढ़ी आशंका। भारत पाकिस्तान से टकराने के आसार। नासा के वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता। तो हाल ही में पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसकी चर्चा देश दुनिया की मीडिया में हुई। जहां एक तरफ हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को सफल बताया, तो वहीं वर्ल्ड मीडिया कुछ और ही कह रहा है। अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि टैरिफ मामले में जैसे को तैसा नीति का ऐलान करके हिंदुस्तान और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को मुश्किल बनाने के चंद घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में कहा गया कि नरेंद्र मोदी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जिन्होंने ट्रंप की मांगों के अनुकूल आगे बढ़ने पर बात करके उन्हें संतुष्ट किया है। व्हाइट हाउस में भी नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। बता दें कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले कुछ ही घंटों पहले ही ट्रंप ने अपने सलाहकारों से नए टैरिफ रेट तय करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जितना टैरिफ हिंदुस्तान अमेरिका पर लगाता है उतना ही अमेरिका भी लगाएगा। लेख में आगे कहा गया कि ट्रंप से आर्थिक दंड मिलने के बावजूद मोदी ने अपने बयान में दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार और डिफेंस में सहयोग को बढ़ाने की बात कही। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख में कहा गया कि अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। हिंदुस्तान ने अमेरिका को आयात की तुलना में 45 अरब डॉलर का ज्यादा निर्यात किया है। ट्रंप अब इसी व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। पिछले कार्यकाल में हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड डील नहीं हो पाई, उसी से निराश होकर पिछले साल चुनाव प्रचार में ट्रंप ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा टैरिफ थोपने वाला देश बताया था। इस लेख में आगे कहा गया कि ट्रंप ने अमेरिकी फाइटर जेट्स खरीदने का जो ऑफर हिंदुस्तान को दिया, वो दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का संकेत तो जरूर है। अमेरिका सिर्फ उन्हीं देशों को हथियार बेचता है जिन्हें वो अपना करीबी और भरोसेमंद समझता है। इस लेख में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी हथियार लेकिन महंगे काफी हैं। हिंदुस्तान को खुद अब इन सभी रक्षा उपकरणों को बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। अमेरिकी रेडियो चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज वेबसाइट पर छपे लेख में कहा गया कि ट्रंप ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन ये सभी अहम चीजें उसी दिन ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले बड़े फैसले के सामने फीकी पड़ गई। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान काफी गर्मजोशी तो दिखाई, लेकिन ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला पहले ही हिंदुस्तान को झटका दे चुका था। ट्रंप का मानना है कि ऐसा करने से अमेरिका का हिंदुस्तान के साथ व्यापार घाटा कम हो जाएगा। लेख में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच बातचीत के पीछे चीन भी एक बड़ी वजह है। साल 2020 में जब से सीमा क्षेत्र में हिंदुस्तान और चीन के बीच झड़प हुई है, तब से ही हिंदुस्तान अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना चाहता है। दरअसल इस मुलाकात के दौरान चीन का भी जिक्र हुआ। अब ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात पर चीनी विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी को भी अपने द्विपक्षीय संबंधों में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और उनके सहयोग से किसी अन्य देश के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग में तीसरे देशों को लक्षित नहीं किया जाना चाहिए। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के अलावा हिंदुस्तान को F-35 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की ट्रंप की पेशकश पर एक सवाल पर गुओ ने कहा कि किसी को भी देशों के बीच संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए या गुट की राजनीति और टकराव को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन का मानना है कि देशों के बीच संबंध और सहयोग किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करने चाहिए या दूसरों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अनुकूल होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो बीते कुछ दिनों से इस युद्ध को रुकवाने को लेकर अमेरिका एक्शन में नजर आ रहा है और अब यूक्रेन भी अमेरिका के दबाव में आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ट्रंप प्रशासन के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की रूस से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अमेरिका के सामने डिमांड भी रखी है।
ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये बातचीत तभी मुमकिन होगी जब 3 साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के साथ साझा योजना बन जाएगी। ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि हम अमेरिका और हमारे सहयोगियों के साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर वे हमारे मुद्दों पर हमें प्रमुखता से जवाब देते हैं और खतरनाक पुतिन के बारे में आम सहमति पर पहुंचते हैं, तो हम रूसियों के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप की पुतिन से सीधी बातचीत पर आपत्ति जताई थी और ये चेतावनी भी दी थी कि रूस यूक्रेन युद्ध पर और किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता को मंजूरी नहीं देंगे। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात भी संभावित बताई जा रही है। इसे लेकर ज़ेलेंस्की भड़क गए। ना सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि अमेरिका और रूस में हो रही बातचीत से पूरा यूरोप टेंशन में है। ज्यादातर यूरोपीय देश के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत को लेकर नाराज हैं। नाटो देशों ने आशंका जताई है कि इस वार्ता से रूस को तो फायदा होगा, लेकिन बाकी सभी नुकसान उठाएंगे। इस बीच नाटो के एक रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि रूस यूरोप में एक बड़ा युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहा है और ये यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके अलावा लिथुआनिया के रक्षा मंत्री डोविले सकालिन ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ शांति समझौते के लिए व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा करना एक घातक चाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को दरकिनार कर सीधे पुतिन से बात की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम लोकतांत्रिक दुनिया के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम करने में सक्षम नहीं है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे काला समय होगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रवैये पर ज़ेलेंस्की का भी दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कभी भी यूक्रेन को नाटो सदस्य के रूप में माना ही नहीं। 2 दिन पहले ही अमेरिका के नए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यूक्रेन 2014 से पहले की सीमा को फिर से पाने का सपना देखना छोड़ दे। इसे यूक्रेन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा गया और ज़ेलेंस्की के बयान में भी ये साफ दिखाई दिया। अब ऐसे में ये युद्ध रुकेगा या नहीं, और अगर युद्ध विराम होता भी है तो किन शर्तों पर होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। और अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने की आशंका के बीच हमास 3 और इजरायली बंधकों को रिहा करने जा रहा है। इनमें ईयर हॉर्न, सगुई डेकेल चेन और साशा ट्रोफानोव के नाम के लोग शामिल हैं। हालांकि इसके बदले इजराइल को भी 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। मौजूदा वक्त में हमास के कब्जे में कुल 76 इजरायली बंधक हैं, जिनमें से 3 बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद 73 बंधक अभी भी बचे रह जाएंगे। इससे पहले बंधकों की रिहाई का मामला लटकता हुआ दिखाई दिया था। हमास ने इजराइल पर गजा में मदद पहुंचाने से रोककर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बंधकों की रिहाई रोकने की धमकी दी थी। इसके बाद इजराइल ने भी लड़ाई फिर से शुरू करने की धमकी दी। उसने रिजर्व बलों को बुला लिया था और अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी दी थी कि अगर उसने सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो गजा पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि ये युद्ध विराम लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना है कि फिलिस्तीनियों को गजा से स्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाए और इलाके को फिर से डेवलप करने के लिए अमेरिका को सौंप दिया जाए। लेकिन फिलिस्तीन इसके लिए तैयार नहीं है। हमास ने भी इसे लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप के प्लान को लेकर मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। सऊदी अरब ने आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का ऐलान किया है, जो 20 फरवरी को सऊदी अरब में होने जा रहा है। इसमें मिस्र, जॉर्डन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नेता शामिल होंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इसमें भाग लेंगे। दरअसल मुस्लिम देशों को अल नकबा का खौफ सता रहा है, जब लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, अपनी मातृभूमि को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। अल नकबा का अरबी में अर्थ होता है आपदा, और फिलिस्तीन के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण घटना है। दरअसल 1948 के युद्ध के दौरान 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घरों और गांवों से विस्थापित कर दिया गया था। उन्हें अपनी मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। अल नकबा की इस घटना ने कई फिलिस्तीनी शहर और गांव नष्ट कर दिए और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में अल नकबा फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी का प्रतीक है। फिलिस्तीनी हर साल 15 मई को अल नकबा की वर्षगांठ मनाते हैं, जिसे वे आपदा दिवस के रूप में याद करते हैं। अल नकबा का मुद्दा आज भी इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के केंद्र में है और ट्रंप इस त्रासदी की फिर से याद दिला रहे हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की बड़ी आशंका की।
तो दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणियां तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन धरती की तरफ बढ़ रहे एक विशाल एस्टेरॉयड ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने संभावना जताई है कि 2024 YR4 नाम का ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। अब एक नई स्टडी में पता चला कि ये एस्टेरॉयड धरती ही नहीं, चांद से भी टकरा सकता है, जिससे भीषण तबाही मचने की संभावना है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के अध्ययन के मुताबिक एस्टेरॉयड 2024 YR4 की 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से बढ़कर अब 2.3% हो गई है। वैज्ञानिकों को इस बात का डर है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे में एस्टेरॉयड की स्पीड कम नहीं होगी और अगर ये अपनी स्पीड से चंद्रमा से टकराया तो भारी नुकसान होगा। चंद्रमा पर सैकड़ों मीटर चौड़ा गड्ढा बन सकता है, जिससे इसका मलबा अंतरिक्ष में फैल जाएगा, जो पृथ्वी पर भी पहुंच सकता है। वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को सिटी किलर कह रहे हैं, जो पृथ्वी के किसी एक बड़े हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड 2024 YR4 के संभावित असर वाले क्षेत्रों की पहचान भी करनी शुरू कर दी है, ताकि अगर हकीकत में टक्कर होना तय हो जाए तो पहले से ही लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू की जा सके। नासा ने एस्टेरॉयड के गिरने को लेकर जो संभावित रास्ता तैयार किया है, उसमें हिंदुस्तान समेत कई घनी आबादी वाले देश आते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरता है तो ये 500 परमाणु बमों से ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण कर सकता है। लिहाजा तबाही का स्तर क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।